बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। हस्बे रिवायत हम आज का प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे प्रिंस, मेरे शहजादे मोहम्मद खालिद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो हमारे तजियाकार हैं और मेरे दोस्त, मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ हम कदम चल रहे हैं। तो काफी सारी दुनिया भर में जितने हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, काफी हमें पसंद कर रहे हैं। तो ये मेरे खसूसी तजिया निगार हैं, जिसके लिए मैं उनसे इस वक्त बात कर रहा हूँ। और आज का हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो मैं अपना दुनिया भर में जितने मेरे बहन भाई हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ और उन सबको ये कहता हूँ कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी किया करें, देखा करें। और हमारी फिल्में जो है गुज़श्ता रोज जैसे हम हमारी जो है एक प्रोग्राम काफी तादाद में, बड़ी खुशहाली बात है कि हमारा प्रोग्राम जो है काफी तादाद में जो है वो शेयर किया गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं कि खालिद साहब जरा गौर से तवज्जो से सुने कि एक वो जी वक्त बिल्कुल। था जब दुकानदार के पास खोटा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फरार समझा जाता था। ये उन दिनों का जिक्र है जब मास्टर अगर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था, बाप को बताता था, और अगर बताता तो बाप उसे एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। यानी कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बच्चे उस वक्त बड़े खौफजदा होते थे। यानी 30-40 साल पुरानी मैं जिक्र कर रहा हूं। ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तस्वर न था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे निकम्मे शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में आते थे और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के मौका पर कोई हथियार नहीं निकालता था, सिर्फ इतना ही कह देना काफी होता था कि मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत कर दूंगा। तो लोग अक्सर जो है वो डर जाते थे। ये सुनते ही अक्सर मुखालिफ फरीक का जो है वो खून खुश्क हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल के थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़कदार आवाज में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे कि उठो मेरे बच्चों, नमाज पढ़ो। तलब बातें करना हर घर का मामूल था। ये बहुत पहले की बात है। किसी घर में अगर कोई मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाए हसरत भरी नजरों से उस घर को देखते थे, यानी कि बड़े वो खुश नसीब समझते थे कि मेहमान को हमारे घर में लेकर आए। जिस घर में मेहमान आता था वहां पेटी में रखे फिनाइल की गोलियां, जिनसे खुशबू निकलती थी, वो बिस्तर निकाले जाते थे, खुश आमदीद कहा जाता था, और शेरों की कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते थे। मेहमान के लिए धुला हुआ तौलिया लटकाया जाता और गुसल खाने में नए साबन की टिकिया रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना होता था, सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू निकल आते थे। यानी कि ये बड़ी प्यार मोहब्बतों का एक ये दौर था। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। मेहमान जाते तो किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाते तो कोशिश करता कि पूरा घर उस पर एहतजाज करते हुए वापस लौटाने की उन्हें कोशिश करते थे, और वो इस लग जाते थे कि नहीं, हमने नहीं लेना। तहम मेहमान हर सूरत में ये पैसे दे के चला जाता था। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा से रखा जाता था, जो उस मौका पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उस मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी, बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियां बीवी की दावतें करता था। यानी कि ये सच्चा और बहुत खूबसूरत दौर जो 30-40 साल पहले गुजर गया है, मैं उस दौर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। कभी किसी ने अपना अकीदा किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की, कभी किसी को काफिर काफिर के नारे नहीं लगाए। सबका रोना हंसना साझा था। सब एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के साथ शरीक थे। ना कोई गरीब था ना कोई अमीर था, सब हाल रहते थे। ये उन दिनों की बातें हैं। सब बातें आज से 35-40 साल पहले की हैं, और फिर मुल्क में एकदम डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में नाजिल हो गई, आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। पाकिस्तान में दो पार्टियां जो हैं वो जमहूरियत जमहूरियत खेलने लग गई। सियासत में पहले बेचारा पिजारो जो है वो तकसीम हुई, फिर छांगा मांगा हुआ, फिर हमें जमहूरियत ने लूट मार के दाव पेच सिखाए, फिर अचानक बूटों की सियासत आ गई, जिसको उस वक्त के सियासतदानों ने बूटों को गले लगाया, फिर भगाया। उसी दौरान फिर तराजू की ऊंचाई और गहराई देखी, वो भी हमने देखी। फिर खुद साख्ता जलावतनी हुई, कोई सियासतदान गए कोई आए, ये उस वक्त की बातें हैं। और आज तक वो सियासतदान जो है जलावतन आ रहे हैं जा रहे हैं। और फिर नए इसी इसी दौरान फिर नैब आ गई।
नैब आ गए जिसने कच्चे चट्टे खोल दिए, एक दूसरे को घसीटने वाले आखिर में एक दूसरे के गले लग के मिल रहे हैं। ये है आज के दौर की कहानी। तो ये हमारा मेन मकसद था कुछ बताने का कि असल में हमारे दौर जो पुराने थे वो कितने खूबसूरत थे और आज के दौर जो है वो आपके सामने है। हम जहां से चले थे 30-40 साल पहले, आज किस मकाम पे पहुंचे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। जी इकबाल साहब, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम आपके प्यारे नाजरीन को और अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जो दुनिया में जहां कहीं भी हैं हमें फॉलो करते हैं, और उनके प्यार का और हमारे पिछली ट्रांसमीटर को जो कि 1 घंटे की थी तवील तरीन, उसको शेयर करने का और उसको उसके ऊपर हमें कमेंट्स भेजने का मैं दिल की गहराइयों से और आपकी टीम का और आपके चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दुनिया भर से मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, फेसबुक में मैसेजेस आए और बहुत चीजें सवाल भी पूछे गए। मुख्तर तरीन आज हमारी भरपूर कोशिश होगी कि 30 मिनट से ऊपर का प्रोग्राम ना हो। 6-7 मिनट तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, मगर ये है कि शाह साहब जितना प्यारा खूबसूरत अंदाज में आज आपने माजी हाल और करंट सिचुएशन जो बताई पाकिस्तान की तारीख की, इतने खूबसूरत अल्फाज में शायद ही कोई बयान कर सके। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज और बड़े ही नब्बे तुले अंदाज में आपने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन पेश की। और ये वो सारी चीजें होती हैं जो एक महज़ब माशरे की पहचान है, और ये सब कुछ इसी तरह हमारे प्यारे पाकिस्तान में होता रहा। जी शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब का सिलसिला और आपका तजिया देखते हैं कि आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं। लंदन में पाकिस्तान, लंदन और पाकिस्तान, हम दोनों मुल्कों की बात करें क्योंकि कुछ यहाँ है कुछ वहां है, वो भी हमारा पाकिस्तान है, ये भी एक मिनी पाकिस्तान है। लंदन और पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है शरीफ फैमिली जो पाकिस्तान की सियासी उफक पर छाई हुई है वो इस वक्त बट गई है। यानी कुछ वहां कुछ यहां, उधर वाले इधर नहीं आ सकते, इधर वाले उधर नहीं जा सकते। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि सियासत करने के लिए वो जगह है और रहने के लिए ये जगह है, और कुछ लोग यहां मौजूद है जो उधर नहीं जा सकते और कुछ वहां है वो इधर नहीं आ सकते। ये बताएं कुछ। शाह साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने शरीफ खानदान के अंदर होने वाली लड़ाई को और उनकी मुश्किलात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया। बदकिस्मती देखिए सर, नून लीग पाकिस्तान की हर दिल अजीज पार्टी रही है और माशाल्लाह वजीर आजम नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये इनका ये तरीका कार रहा है कि ये हुकूमत तो पाकिस्तान में करना चाहते हैं, अगर हुकूमत ना हो तो ये पाकिस्तान में ठहरना नहीं चाहते, क्योंकि फिर ना ये अवाम के सवालों का जवाब दे सकते हैं, ना ये नैब के सवालों का, ना ही किसी मुल्की इदारे का एहतराम कर सकते हैं। यानी ये वो बदकिस्मती है जो नून लीग के साथ मनसूख कर दी गई है। और माजी अगर आप नून लीग का देखें तो वो ये इन्हीं चीजों से बना पड़ा है। अभी आपने प्रोग्राम के आगाज में बताया झांगा मांगा और ये सारी चीजें, हॉर्स ट्रेडिंग करना, झांगा मांगा करना, तजारो हुई। नवाज शरीफ साहब उस दौर की खुद बताइश है जो मैंने तारीख में मुताला की है कि जब मोहतरम जिया साहब ने हुकूमत संभाली थी तो यानी हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। उसके बाद वो उस हुकूमत को जमहूरियत का लिबास बनाने की नाकाम सी कोशिश की गई तो उसमें बजारों तकसीम हुई, और उसी दौर में मोहतरम नवाज शरीफ जो है वो परवान चढ़े और यही मुस्लिम लीग की बुनियाद बनी। मुस्लिम लीग तो बहुत पुरानी जमात है, मगर मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग जी, मुस्लिम लीग काब और बहुत सारी इनकी आहिस्ता आहिस्ता अपनी यानी बनती रही। हर दौर में मुस्लिम लीग का झंडा कोई ना कोई उठाता रहा। अब इस वक्त शरीफ खानदान जो इनकी अब ये जो नस्ल चल रही है इसमें तो रसाकशी है, ये मुस्लिम लीग को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, और ये पहली दफा हुआ है कि खानदान के अंदर रसाकशी हो रही है। इसका सबूत आप सब देख रहे हैं, टीवी पे भी नजर आ रहा है। और जैसे कि हमने पिछले अपने तवील प्रोग्राम में कुछ चीजें मेंशन की थी कि जैसे इसहाक डार साहब है, ये पहले दिन से नवाज शरीफ के साथ थे और बड़े मुखलस, बहुत नाइस, नफीस इंसान जो कि हमेशा नवाज शरीफ की खिदमत के लिए हाजिर रहे।
और किसी न किसी कैपेसिटी पे उनको इंतहाई राजदारी से अहम तरीन मशवरे देते रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई इसहाक डार साहब का नवाज शरीफ के साथ किस तरह का मामला है, क्योंकि सियासी उहदों के अलावा, रिश्तेदारियों के अलावा, एक होता है कि एक आदमी की बात आप बहुत तवज्जो से सुनते हैं या आपके दिल में उसकी बड़ी कदर होती है। इसहाक डार साहब का नाम अगर मैं देखूं तो वो इस तरह का है कि नून लीग में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसकी इतनी रिस्पेक्ट हो पार्टी के अंदर। शबाश ग्रुप, मरियम ग्रुप, नवाज ग्रुप, दूसरे ग्रुप भी कर ले तो वो इसहाक डार के ऊपर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा रिवेंज लेने वाला नहीं है। ये बंदा नपी तुली बात करते हैं और अपनी तरफ से वो बिल्कुल अपना किबला सही रखने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम करप्शन की एक साइड पे कर दे तो मेरा ख्याल है कि नून लीग में सबसे अगर कोई नफीस आदमी है तो वो उनमें उनका शुमार नंबर 1 पे होता है। उन्होंने भी बड़े प्यार से और मुखलता तौर पर मोहतरम नवाज शरीफ को मशवरा दिया है, जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी किसी ना किसी प्रोग्राम में इसहाक साहब से बात हो कि भाई सर आप ना पाकिस्तान जाएं, ठीक है। और उनके बेटों ने भी उनसे यही ख्वाहिश की है। और आपने जो भी सवाल पूछा कि देखिए जो उधर से आ जाते हैं या इधर से, कुछ खानदान उधर है कुछ इधर है। अब जब करप्शन की इतनी लंबी दास्तानें हैं, रोज कोई ना कोई चीज निकलती आ रही है, अब नून लीग की अपनी ही सियासत उनको नुकसान दे रही है। हर दूसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शोर शुरू कर देते थे, इमरान न्याजी और नैब जोड़ शुरू हो चुका है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ये टीम पीटीआई का अलमिया ये है कि इसमें माइनस और प्लस पॉइंट जब मैं पीटीआई के देखता हूँ तो इसमें मुझे मिक्स पैकेज नजर आता है। पीटीआई के अंदर कुछ पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और कुछ बिल्कुल यंगस्टर्स हैं। उसकी वजह से ये हुआ कि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले अपने प्रोग्राम में आपको एक खबर दी थी पिछले प्रोग्राम में कि भाई खामोशी से ग्रुप जो है पीटीआई के अंदर बड़ी देर से काम कर रहा था। क्यों? तो वो इस तरह की वो कह रहे थे कि जब आपने अपने लेबल लगा ही दिया कि नैब हमारा है तो फिर अब फेस करो। और याद है मैंने हवाला दिया था शहबाज शरीफ साहब का, जब ये तहरीक इंसाफ का पोस्टर लाहौर में नहीं लगने देते थे। फिर मैंने एक और हवाला दिया था कि पर्चा कटने नहीं देते थे किसी किस्म का। फिर जमाइमा के बारे में झूठे मुकदमे का हवाला दिया था। तो ये सारी वो बातें थी। और हमारे उस प्रोग्राम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया, या खबर आ गई, कंफर्म हो गई। अब पीटीआई ये सोच रही है कि मोहतरमा ने जो नैब पे हमला किया था उसकी फुटेज क्योंकि बहुत डिटेल से हर चैनल के पास है, अब मुकदमा उस चीज के ऊपर भी ये सामने लाए जाए। इसके अलावा और भी अब केसेस खोल रहे हैं। अब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को ये कहने में, वो जो पहले कहते थे कि इमरान न्याजी कुठजड़ में हमें दीवार से लगाया जा रहा है, नैब आपका है। और पीटीआई बार बार एक बात करती थी कि सर ये नैब आपका, चेयरमैन आपने तैनात किया हुआ, स्टाफ सारा आपका रखा हुआ, कवानीन सारे आपने बनाए हुए, मुकदमात आप और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप के वक्तों के सारे डिजाइन हुए हुए, हमारा कुछ नहीं। मगर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को आदत है सियासत करने की अपनी अपनी लेवल की, और उनका लेवल वही है जो आम आदमी जिसको वो कहते हैं, जैसे पीटीआई वाले या दूसरी पार्टी वाले पटवारी लेवल कहते हैं कि भाई आए, स्टेज सजाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिया, और उसके बाद वो सियासत की जो मेरे उन वोटरों को समझ आ गई। उसके बाद ना नैब जाना है, ना नैबों के सही सवाल जवाब देने हैं, और वहां जाके यहाँ खामोशी इख्तियार कर लेनी है, या कहना है कि मेरे बच्चों को पूछो वो तो बाहर है। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने जैसे आज आज मियां साहब जो है वो अदालत में आए हैं, आज उनकी पेशी थी और उनका एक बयान था कि मैं 12 साल वजीर आला रहा, यानी कि पंजाब का। आज तक सरकारी खजाने से तनख्वाह मैंने नहीं ली, और तमाम गैर मुल्की दौरे के अखराज जो है वो मैंने अपनी जेब से पे किए हैं। मैंने अपने दौर में कई 100 अरब रुपए बचाए हैं, कौमी खजाने को आज तक कोई नुकसान मैंने नहीं पहुंचाया। मैं पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए की सरमायाकारी जो है वो लेके आया हूं। अब उन्होंने कहा कि नैब 132 दिन उल्टा लटक गया, मेरा मीडिया ट्रायल किया गया, लेकिन एक पैसे की कोई करप्शन साबित नहीं कर सका। ये उनका कोर्ट में बयान था। उनका एक बहुत ज्यादा जो है बयान वो यही होता है
चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे वो तकरीर करें, चाहे वो कोर्ट में जाए। ये छोटे मियाँ का खास तौर पे एक जो है वो बड़ा जुमला है कि मैं धेले की करप्शन नहीं की, यानी कि धेले की मैंने पाकिस्तान में आपको राज, वो कहते हैं मैंने एक डेले की भी करप्शन नहीं की, जबकि नैब के मुताबिक अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन और नजायज असासे बाहर के मुल्कों में अकाउंट ज़राए आमदनी आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि हमारे नहीं है इतना, यानी कि आप जो आपसे पूछा जाता है। देखो आज जज ने कहा कि आप अपने ट्रायल के बारे में आप अपना वो बयान जो है वो दें, जो हमने सवाल किया वो बताएं, आप अपनी सियासी तकरीरें ना करें। अच्छा, अब आप इन्होंने एक दफा इससे पहले एक दफा कोर्ट में बताया था कि भैंस और कट्टे पालता हूं और उनका दूध जो है वो फरोख्त करता हूं। तो इनसे मियां साहब से पूछा जाए भैंस पालने से या कट्टे पालने से या दूध बेचने से क्या बाहर के मुल्कों में दौरे किए जाते हैं, और फिर ये जायदादें कैसे बन गई? आपकी तो आधी फैमिली यहाँ लंदन में आबाद है, क्या ये भैंस के दूध से आबाद हुई हुई है? देखिए अजीब मज़ाक़ खेल बयान निकल आते हैं इन सियासतदानों के, समय से बालातर है कि इस किस्म के बयान देते हुए उन्हें एहसास भी नहीं होता। हालांकि कल को आपने इमरान पे अटैक किया था कि आपने भैंसें बेची, आपने गवर्नमेंट लोगों को कहा कि कट्टे पालो, बकरियां पालो, भैंसें पालो, उस वक्त तो उसका बड़ा तमाशा उड़ाया गया था। जब आपकी बारी आई तो आपने खुद ही बयान दाग दिया और कह दिया कि मैं भैंस के दूध बेचता हूँ। तो क्या भैंसों के दूध से जो है बाहर के मुल्कों ये तादादें बनती हैं? सर आप देखें, आपने बहुत ही जामिया अंदाज में और मुख्तसर टाइम के अंदर एक ऐसी बात की जो आजकल हर बाशऊर पाकिस्तानी के लब के ऊपर है कि यही वो बात है कि जो मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मैं मुस्लिम लीग नून से प्यार करने वाला बंदा हूँ। मैंने इस दौर मुस्लिम लीग नून का बहुत अच्छा दौर देखा है। अब बदकिस्मती ये देखें कि मुझे यूं लग रहा है, या जो इनके सपोर्टर इनसे टूट रहे हैं उनको यूं लग रहा है कि मुस्लिम लीग कहाँ जा रही है। हम मुस्लिम लीग को अब तासर यूं बढ़ता जा रहा है जैसे वो मुल्क दुश्मन जमात है। इन्होंने एफएटीएफ पे वोट ना देंगे और मिसाल के तौर पे हमने अपने प्रोग्राम में पहले ही बता दिया था कि 5 साल के इशू चल रहा है, वोट नहीं जाएगा, और वो ही हुआ। मजे की बात ये देखें कि अब ये देखें कराची में इतनी बारिशें हुई हैं, मुल्क में बारिशें हो रही हैं, किसी चीज से ये इंटरेस्टेड नहीं है। इस वक्त क्या इंटरेस्टेड है, ये फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उससे माफिया मांग रहे हैं, कभी उससे कोई बातें कर रहे हैं। और हालिया जो मेरी बात कानों तक एक बात पहुंची, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने इनको कहा कि मैंने आपको बार बार कहा है कि आप इस्तीफा दे दें और असम्बली से बाहर आ जाए। तो एक नून लीगी भाई ने उनको प्यार से कहा कि फजलू भाई आप तो हमें ये बात कर देते हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर आपको इतना शौक है तो पहले घर से स्टार्ट करें, अपने बेटे को इस्तीफा दिलवाएं, अपने और 4-5 जो साथ साथी हैं उनसे इस्तीफा दिलवाएं। इस पे फजलुर रहमान बहुत नाराज हुए। यानी कि आपको को मशवरा देना है कि आप अपनी असेंबली से इस्तीफे दे दें और अपने बेटे को खाया हुआ है। भाई अल्लाह के बंदो, अल्लाह के प्यारे बंदो, स्टार्ट करो। खुद ऐश कर रहे हैं, खुद अपना मरात ले रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। क्या ऐसी सियासत होती है पाकिस्तान में? अच्छा, मियां साहब को अब ये समझ नहीं आ रही क्योंकि उनके पार्टी वर्कर इससे नाराज है। या तो मुस्लिम लीग नून खुद ओनरशिप ले जैसे पीटीआई लेती थी, या दूसरी जमातें लेती हैं। अब देखिए पीपल्स पार्टी का एक बड़ा बहुत ही अच्छा स्टैंड रहता है। वो जो काम ना करना हो या सिर्फ फोटोजेनिक करना हो उसमें बिलावल साहब को भेज देते हैं। उनके बयान को खुद पीपल्स पार्टी सीरियस नहीं लेती, एंकर भी सीरियस नहीं लेते, और जो लफाफा सहाफी है वो तो पे एज यू गो है ना, कि भाई जितनी बात बताई गई उतनी कर दी, बिलावल की उतनी बात की, दैट्स इट, यही पे बात खत्म। और असल बात तो मोहतरम जरदारी साहब की है। ये सारा सीन अब ये चलेगा। अब देखें मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी वो आजकल तरले किसके कर रही है? फजलुर रहमान की। फजलुर रहमान का क्या मशवरा है कि असम्बलियों से बाहर आ जाओ। मुस्लिम लीग नून तो असम्बलियों से बाहर आ जाए, मगर फजलुर रहमान उसका ग्रुप, उनका अपना ग्रुप और उनका अपना पिता वो ना बाहर आए। यार ये किस किस्म की सियासत है? मुल्क में इतनी अहम चीजें हो रही हैं, कराची में भाई ये बड़ी पार्टियां क्यों वहां में मकबूल नहीं हो रही इस वक्त? क्यों इनकी आज देखें
एहसन इकबाल साहब इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद मुस्लिम लीग को जब वो रिप्रेजेंट करते हैं और वो जज्बात में आते हैं, आज उन्होंने एक बात की मीडिया के ऊपर, मेरे मुझे बहुत दुख हुआ मान सके। आज उन्होंने फरमाया कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब धोखाधड़ी से गए हैं तो मोहतरम वज़ीर आज़म इस चीज का इस्तीफा दे। कोई अल्लाह को, मेरी ये मजाक वाली बातें हैं यार। जो जरा सा भी पढ़ा लिखा आदमी है वो कहता है यार इनके दिमागों को क्या हो गया है, हुकूमत क्या चली गई है, इनके तो अक्ल ही मारी गई है। यानी अगर इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने जो धोखाधड़ी का काम किया है वो एक फ्रॉड किया है, अदालत के साथ भी और अवाम के साथ भी और हुकूमत के साथ भी। उस फ्रॉड को ऊपर फ्रॉड करने वाला ना शर्मिंदा हो, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो उसी में सारे दे दे कि भाई आप आपके होते हुए ये फ्रॉड करके आपसे चले गए। उसके बाद पीटीआई के गुलाम सरवर साहब है, उन्होंने फरमाया, यानी कैसे कैसे फूल है पीटीआई के अंदर भी। उन्होंने फरमाया गुलाम सरवर खान साहब ने कि जी जिन लोगों ने करप्शन की है उनको वो वाजिब कत्ल है। उसके ऊपर मोहतरमा एक जो नूली की है, गालबन उनका नाम हिना परवेज भट्ट है, उनका शाद सुने आगे से। वो कहती है इस बेशरम आदमी को इससे पहले ये जो फतवे दे रहा है वाजिब कत्ल के, इसको अंदर करो। ये अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यार सवाल कुछ जवाब कुछ, उसने एक बात किस अंदाज में की कि जिन्होंने मुल्क लूटा है वो वाजिब कत्ल है, इसने कहा कि नहीं आपने अपोजिशन को कह दिया। भाई अल्लाह के बंदो, जो पढ़े लिखे वोटर्स हैं आपके मुल्क के अंदर, वो किस तरह आपकी पॉलिसी को सेल करेंगे। और ये वही बात है जो मैं पिछले कितने दिनों से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से नून लीग हैंडल नहीं हो रही। मरियम अग्रेसिव जरूर खेलती है मगर उनको पता है कि कहाँ पे क्या करना है। अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब और यानी किस किस्म की पॉलिसियां बना रहे हैं। ना अपने वोटर्स को मोटिवेट करने में कामयाब हो रहे हैं, ना वोटर्स को क्लियर कट पॉलिसी मिल रही है। यानी अपनी अपनी जान बचाओ। ये फजल रहमान साहब के पीछे क्यों है कि भी बंदे भी वो बेचारे फजल रहमान साहब टेंट खरीद रहे हैं, बंदों का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और जो है वो तो शो पीस के तौर पे बिलावल साहब को आगे भेजेगी, हल्की फुल्की वो मौसीकी करेगी, क्योंकि वो खुद जरदारी साहब कह चुके हैं कि मैं नून लीग के ऊपर एतबार नहीं कर सकता। तो ये सारे हालात के अंदर मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की या पीटीआई की हुकूमत में बहुत सारी खामियां हैं। आप खामियों को कैश कराने की बजाय ऐसे मौजों पर सियासत कर रहे हैं जो बेसलेस है। और बुग़्ज़-ए इमरान में आप मुल्क दुश्मनी भी सबसे आगे बढ़ के कर रहे हैं। यानी नून लीग तो मुकम्मल कंफ्यूज नजर आ रही है। इन मौकों पर लीडरशिप की जरूरत होती है। शहबाज शरीफ साहब ने साबित कर दिया कि इतना अरसा नवाज शरीफ के साथ काम करने के बाद उन्होंने लीडरशिप नहीं सीखी। अब देखें कि ये इस तरह नहीं होता। और मरियम को भी रॉन्ग एडवाइस दी थी जो उनसे कुछ हरकतें हुई, मगर कहने का मकसद है कि मुझे उम्मीद है कि मरियम शहबाज से ज्यादा जल्दी सीखेंगी और वो इम्प्रूव हुई है। क्योंकि आज एहसन इकबाल साहब अदारों की तारीफ कर रहे थे, थोड़ा सा कहना वो ये चाह रहे थे कि अदारे इमरान खान के साथ नहीं है, अदारे न्यूट्रल है, अदारों को कुछ ना कहा जाए, यानी फौज को कुछ ना कहा जाए या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कहा जाए। ये इमरान खान है जो तासर देता है कि फौज उसके साथ है। भाई जो भी हुकूमत होता है, जो भी हुकूमत में होता है, हुकूमत का एक पिलर है फौज, अदालत एक पिलर है। हुकूमतें आपस में नहीं लड़ती, मगर नून लीग का क्योंकि एक तरीकाकार है कि जो इनके खिलाफ बोले। लंदन में एक मकीम है हमारे दोस्त अशरफ जुफ्ताई, उनका एक क्वेश्चन आया है हमारे इस पे, वो ये पूछना चाह रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि आज अभी नासिर भट्ट ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो टेस्ट करवा ली है और नवाज शरीफ की 1 सितंबर में जो अपील है वो मंजूर हो सकती है और नवाज शरीफ बरी हो सकती है। वो पूछना चाह रहे हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या हो सकता है। सवाल नहीं सुन सका कि फोरेंसिक रिपोर्ट उन्होंने टेस्ट करवाई है किस चीज की? हाई कमीशन से फोरेंसिक रिपोर्ट टेस्ट करवाई है और नवाज शरीफ की 1 सितंबर में जो अपील है वो मंजूर हो सकती है और नवाज शरीफ जो है वो बरी हो सकते हैं। जी जी ठीक है। तो सर देखें, जब अदालतों में आपके केसेस हो, आप देखें अब इशू क्या चल रहा है कि जब चुगताई साहब बहुत एक अच्छे आदमी है और बहुत अच्छा सवाल उन्होंने भेजा और माशाल्लाह
यानी उनकी सोच बहुत अच्छी है। इशू ये है कि जब आप मुकदमा से भागेंगे नहीं, मुल्क में अंदर रहेंगे, मुकदमा को फेस करेंगे, जवाब देंगे, और जब जवाब दिया जाएगा तो रिलीफ मिलेगा। अगर आपके पास एविडेंस होंगे, सारा कुछ होगा, तो कोई मसला नहीं है जी भाई। जी अगर किसी बंदे को अदालत रिलीफ देती है तो देखिए, वजीर आजम इमरान खान की ख्वाहिश होना कि नहीं नवाज शरीफ साहब जो है वो कभी इकतदार में ना आए, ये तो बात हो सकती है, मगर जब वजीर आजम जो है ख्वाहिशों पे दुनिया नहीं चलती। जी अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं, अपने सपोर्टरों से मिलते हैं, मुल्क की एक वक्त में बहुत बड़ी जमात रहे हैं, 3 दफा वो वजीर आजम रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने मुकदमात के लिए या अपने वकील के लिए हाजिर है, क्योंकि अब ये प्रेशर डेवलप हो रहा था कि जो चीजें बता के आप आए थे, बीमारियां वो तो निकली नहीं। अब और शहबाज शरीफ साहब की भी नाअहली हो सकती थी शख्सी जमानत पे, अब लीगल बातें ये भी चल रही थी, और मुकदमात भी खुल रहे थे। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि भाई आप फेस करें। अगर आपने पार्टी को संभालना है, पार्टी को मजबूत करना है, तो जो कोई चार्जेस है उसको उसको बर्दाश्त करें। अच्छा, इस वक्त हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो है जो हमारा प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, वो सवाल और जवाब का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। इस वक्त हमारे मौजूद है हमारे दरमियान मोहम्मद मजीद। एक तो उन्होंने कहा है कि आपका प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत होता है, खास खास करके तजिया कार मोहम्मद इकबाल साहब का तजिया जो है हर मौजू पे बहुत अच्छा होता है, और वो दलील से जो है वो अपनी गुफ्तगू पेश करते हैं। उनका कहना है कि मेरे इकबाल साहब से सवाल है कि अपोजिशन पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट डालने की भरपूर कोशिश कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये सबसे ये पहले मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अच्छा सवाल किया। देखिए, एक बुनियादी नुकता याद रखें, कोई भी पार्टी मुल्क दुश्मन नहीं है, मगर बदकिस्मती ये है कि जैसे मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि नून लीग के ऊपर अब ये लेबल लगता जा रहा है, क्योंकि नून लीग के अंदर जो क्लियर कट पॉलिसी ना होने की वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ है। एक तरफ मरियम मरियम नवाज का मीडिया ग्रुप एक्टिव है, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का है, एमएनए और एमपी कुछ, मैंने जैसे पहले कई दफा जिक्र कर चुका हूँ, कोई कुछ डायरेक्ट इमरान खान से व्हाट्सएप ग्रुप पे है, कोई गुलजार साहब के साथ है, कोई शाह महमूद कैशी के साथ है, कुछ असद उमर के साथ मिल रहे हैं। तो ये पार्टी में जब टूट फूट होती है, जब पार्टी में तकसीम होती है, जब पार्टी हुकूमत में नहीं रहती, तो ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। अब इशू ये है कि एफएटीएफ के ऊपर नून लीग ने जो गंद किया, जो बदकिस्मती से उनसे हो गया, इससे उनको अपना नाम साफ करना बहुत मुश्किल होगा। ये बिल्कुल बचकाना उनसे हरकत हुई, क्योंकि इससे बुग़्ज़ इमरान के अंदर नून लीग के ऊपर ये दाग लग गया, जैसे उनके ऊपर छांगा मांगा का दाग है, जैसे उन्होंने पहले एक वक्त में जब उन्होंने कोर्ट्स में हमला किया था उसका शोर था, उसके बाद मोहतरमा मरियम साहिबा ने किया वो शोर है। ये वही बातें हैं जैसे पीटीवी के ऊपर इमरान खान के सपोर्टर ने हमला किया था। तो ये चीजें तारीफ का हिस्सा बन जाती हैं, और इसमें अब देखिए इन चीजों का नुकसान आने वाले दिनों में नून लीग को होगा। और मैं एक और बात प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे सवाल मुझे पूछे गए। मैंने पिछले प्रोग्राम में इनकी डिटेल से बताया था कि जो सऊदी अरब जो है वो इन्होंने पाकिस्तान, जब उनको पाकिस्तान की मोहब्बत मारा जागी, मैंने ये अर्ज की थी आपके प्रोग्राम में कि उसके चाइना का बहुत बड़ा रोल है। और मेरे नाज़रीन ने मुझे सवाल पूछा कि भाई आप तो हर बात, आप लगता है चाइना के बहुत बड़े फैन है, आप हर बात में चाइना को साथ देते। मैंने नहीं, मैंने कई लोगों को आज इस बॉक्स में जवाब दिए, पर एक छोटी सी डिटेल बता दूं एक आध मिनट में। इस साल के अंदर चीन सबसे ज्यादा ऑयल जो लेता था वो नंबर 1 लेता था सऊदी अरब से, नंबर 2 लेता था रूस से। इसी देखे कोरोना के बाद दुनिया, मैंने आपको बोला था, तेजी से चेंज हो रही है। अमेरिका ने भी सऊदीया से तेल लेना बंद कर दिया, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनके पास बहुत ज्यादा रिजर्व इकट्ठा हो गया, तेल की कीमत गिरी, सऊदी अरब में पैनिक पैदा हुआ। आज भी क्योंकि बंद था, सोर्स ऑफ इनकम जब किसी मुल्क का गिरता है तो उसको प्रॉब्लम आती है। जब प्रॉब्लम आई तो वो प्रेशर में आए। अब क्योंकि टूरिज्म भी सारा रुका हुआ था, इसी दौरान देखिए जब मुल्क और रियासतें आपस में मिलती है, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इनके आपस में ताल्लुकात डेवलप हुए। मरते क्या ना करते पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है। हुआ क्या कि हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम के करीब है, हम अपने बिल्कुल, मुझे ये बयान कर लेने दें, क्योंकि मेरे नाज़रीन जानना चाहते हैं।
रूस नंबर 1 पे आ गया तेल सप्लाई करने पे, और उसके चाइना को, उसके बाद दूसरे नंबर पे उसकी जगह इराक ने ले ली। सऊदी अरब वहां से तीसरे और चौथे नंबर पे आ गया। अब जब हमारी ISI गई, हमारे आर्मी चीफ गई, वजीर आजम का वजीर ने पीछे से सुपरवाइज किया, सारा कुछ हुआ, तो सऊदिया को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के ISI और आर्मी चीफ ने हल्का सा कहा कि भाई चाइना का हमारा बड़ा भाई है, और चाइना का खुल के उसी वक्त सामने आना MBS के बयान के बाद कि भाई कितने पैसे है मैं देता हूँ, तेल का क्या इशू है, मैं मुझसे बात करें, तो सबको थैंक यू इकबाल साहब। आज का प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को जा रहा है। इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक हम सबसे इजाजत चाहते हैं। मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जितने भी हैं पूरी दुनिया में, उन सबको हमारा सलाम। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली ब्रेक तक।